बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा मेरी फ़ोन न्यूज़ पर। नाज़रीन, ये देख रहे हैं क्या है? ये है पानी। एक तो पानी में होता है ना जिसमें हम किसी को कहते हैं यार चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक वो पानी होता है जिसमें मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारा जिस्म है ना वो पानी से चलता है, मोबाइल से नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। हम गलती क्या करते हैं और हम क्या नहीं करेंगे इस पर भी बात करूँगी। नाज़रीन, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जब सबसे पहले उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तो हम अल्लाह का नाम लेने के बजाय, कोई दुआ करने के बजाय, कोई शुक्र करने के बजाय हम सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं। और फ़ोन देखने के बाद हम सबसे पहले ना सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है, किसकी बहन को क्या मसला हुआ है, किसके भाई को क्या मसला हुआ है। व्हाट्सएप चेक करेंगे, जो रात को चैट हुई है और आखिरी आपने किसी को कॉन्वर्जेशन की है, अब उसका रिप्लाई सुबह उठते के साथ ही आपको तकलीफ़ दे रहा होता है कि क्या आया है। और अगर उसका कोई रिप्लाई, किसी के साथ आपकी बहस है या कोई मोबाइल से चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है या किसी से पैसे की लेन देन है, कोई काम है और वो उसका आपके हिसाब का नहीं, आपको कोई जवाब मिला ना, तो आप बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ये काहे का मुझे मैसेज आ गया वाला है। आपका सारा जो सुबह एक स्टार्ट है ना, जो किसी से कहते हैं गाड़ी का एक सेल्फ, बाइक की एक सेल्फ मारो, स्टार्ट कर, ये आपका सब बर्बाद हो जाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये गलती नहीं करनी, क्योंकि वहाँ से हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर, हमारी टेंशन, स्ट्रेस लेवल जो है ना वो इधर जाके पहुँच जाता है जहाँ पर मेरा हाथ पहुँचा है वहाँ पे कैमरामैन का हाथ नहीं पहुँचा। अजीम भाई हाथ दिखाए मेरा, ये वाला, ये और ऊपर जाए, देखें यहाँ, और ये, और नहीं अजीम भाई, ये स्ट्रेस लेवल। अब सोचें जहाँ पर अजीम भाई नहीं पहुँच सकते वहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल पहुँच जाता है। ऐसे ही अजीम भाई हमारे सीनियर कैमरामैन है, तो हमारी जो है ना दोस्ती भी बड़ी है इनसे, मैं लगाती रहती हूँ बातें। तो ये जो कहानी है ना हमने नहीं करी। हमने सुबह सुबह उठना है, अपना मोबाइल नहीं देखना, एटलीस्ट कोई 1.5-2 घंटे, और हमने ऐसे एक पेपर लेना है, ठीक है, एक पेन लेना है, और जो जो आपके दिमाग में कल के दिन पे कोई परेशानियाँ थी, तकलीफ़ें थी, कोई स्ट्रेस था आपको, आप उसमें लिखें पर्चे में, और पर्चे में लिख के ना उस डायरी में, पर्चे में उसको ऐसे बंद कर दें, और बंद करने के बाद उसको साइड पे कहीं रख दें। और उसके बाद ये सोचें कि जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी फ़िक्र है, जो आपकी परेशानी है, वो आपने इस डायरी में लिख दी है और वो अब आप इधर ही है, वो आपके इधर नहीं है। असल में आपने डाइवर्ट करनी है यहाँ की कहानी वहाँ। आपने दूसरे लोगों को फ़ोन करके नहीं बताना, पता है क्या हुआ, ओए तुम्हें पता है क्या हुआ यार, ये हो गया यार। जो था ना वो इधर लिखें, इसको बंद करें सारा इधर, और इसको फील करें कि मेरा सारा इधर का जो दिमागी फतूर है वो उधर चला गया, गुस्सा, स्ट्रेस, और अब आप नए स्टार्ट से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। और फिर उसमें सबसे पहले पानी पिए, क्योंकि आपका जिस्म पानी से चलता है, ठीक है, मोबाइल से नहीं। तो ये गलती नहीं करेंगे, और ये गलती करेंगे मैं रोज़ की आपको एक अच्छी टिप दिया करूँगी, उसमें ये आपके स्टार्टअप की टिप थी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत देखें। इसी तरह सेहत की बात करेंगे आज। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है नाज़रीन, वो है एड़ियों के दर्द। बड़ी तकलीफ़ होती है, जवानी की एज में भी, बुढ़ापे की भी एज में, और मिड एज में भी। अगर आपकी जूती ठीक नहीं है आपको एड़ी का दर्द हो सकता है। अगर आपकी चाल ठीक नहीं है, आपको पता है चाल की वजह से भी होती है एड़ी की दर्द। कुछ लड़कियां और कुछ लड़के जो ना पैर छोड़ छोड़ के चलते हैं, और कुछ लोग पैर घसीट घसीट के चलते हैं, उनको भी होती है। और कुछ लोग फजूल के ना आगे की उंगलियां छोड़ के एड़ी की हील पे वज़न दे के ना खड़े रहते हैं, एक साइड पे कमर यूं करके या यूं करके, बॉडी पोस्चर ऐसा बना के, उनकी भी एड़ियाँ ना डिसबैलेंस रहती हैं, क्योंकि उनकी फिर चाल भी ख़राब हो जाती है। तो ये फिर दूसरा ये कि हमारे कोई जोड़ों का मर्ज़ हो, हमें कोई तकलीफ़ हो और कोई चोट हो या कोई कमज़ोरी हो जिसमें, तब भी हमारी एड़ियाँ जो है ना डिसबैलेंस और पेन में आ सकती हैं। मगर अब ये क्या एग्जैक्टली साइंस क्या कहती है और मेडिकल क्या इस पे हमें बताता है कि हमने किस तरीके से इसका ख्याल करना है और हमने प्रिकॉशंस करनी है और क्या क्या रीज़न्स होते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में मधु होते रहते हैं, एंड ही इज़ योर फेवरेट। आपको इनकी बात समझ आती है, इसलिए हमने इनको मधु किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ठीक ठाक हैं प्रोफेसर? अच्छा, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि देखें, मैं तो अपने हिसाब से जो रिसर्च में पढ़ के आई है, सुनी है, मैंने वो बताई, बट एग्जैक्टली जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है, ये जो पेन होता है एड़ियों का, ये क्यों होता है?
शुरू में जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की सुबह उठने के बारे में, मैं बीइंग ए डॉक्टर आपके साथ दो चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि दुनिया में जब हम सुबह उठते हैं तो ये सोचें कि दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही नहीं हैं। हाय हाय, क्या बात ये बोली। शुक्र अदा करें शुक्र कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप सुबह उठ गए। वाह। फिर हमारे पास हॉस्पिटल में बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको स्ट्रोक हुआ होता है, फालिज हुआ होता है, कुछ हुआ होता है। ऐसे ही है। यानी सबसे बड़ी बात अल्लाह का ये शुक्र अदा करने की है कि अल्लाह ने सुबह उठा दिया और सेहतमंद उठा दिया। वाह। बाकी तो सारी बातें उसके बाद की हैं, फ़ोन सुनना, लिखना, जो भी आपने कहा, इसी चीज़ पे शुक्र अदा करें तो आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा कि आज मैं सुबह ज़िंदा उठा हूँ और ज़िंदा था तो उठा हूँ और दूसरी बात सेहतमंद उठा हूँ। वाह, क्या बात है। ऐसे तो ये कोई गारंटी तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ ना। इसी से शुरू कर लें तो आपको सारा दिन आपका शुक्र में गुजर जाएगा कि अल्लाह ने उठा दिया। अल्लाह का नाम नहीं लेते हम, सबसे पहले मोबाइल का नाम लेते हैं कि उसमें क्या आया है। उसमें क्या है, सही बात। अच्छा, दूसरी हील पेन की बात है। अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी हील पेन ना हुई हो। और ये इतनी बुरी दर्द बाज़ वक़्त होती है कि बंदा सुबह उठ के जब अपने पाँव ज़मीन पर रखता है तो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता कि वो चल के 4 कदम वॉशरूम तक ही ब्रश करने चला जाए। सो ये बड़ी शदीद पेन होती है और ये बाज़ वक़्त इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी डेली रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे जो मेन वजह 2-3 है। एक तो हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, नंबर वो लोग जो अपने वेट का ध्यान नहीं करते, वज़न जिनका ज़्यादा होगा, शुगर जिनको होगी वो कंट्रोल में नहीं होगी, डायबिटीज़ उससे भी शुरू हो जाती है। फिर यूरिक एसिड ज़्यादा हो उससे शुरू हो जाती है पेन। अच्छा, यूरिक एसिड से ये एड़ियों में भी जी बिल्कुल, यूरिक एसिड से एड़ियों में पेन हो सकती है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से अंगूठे में तो दर्द होती है, ये पेन भी हो सकती है। फिर जो चीज़ हम ख़ास तौर पे मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगा, हमारे पास अगर 10 पेशेंट हील पेन के आते हैं तो उनमें से 9 ख़वातीन होती हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हम अपने फुटवेयर का ध्यान नहीं करते कि हम जो जूते पहनते हैं बाज़ औक़ात वो टाइट होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी हील नहीं होती, फ्लैट होते हैं बिल्कुल। ये बात याद रखें, अगर आप ज़्यादा देर फ्लैट जूते पहनेंगे जिनकी हील नहीं है तो सारा बॉडी का जो प्रेशर है, सारा जो वज़न है वो हील पे जाता है, जिससे उसमें हील में सोजिश होनी शुरू हो जाती है। तो हमें तो ये भी सुनने में आता है ना, कुछ लोग कहते हैं हील पहनने से चाल खराब हो गई है। नहीं, वो हील तो से मुराद वो बहुत ऊंची हील नहीं। आप तकरीबन 1/2 इंच का कुशन रखें बीच में, जैसे अल्लाह ने पाँव बनाया, पाँव आर्च बनाई है ना, सीधा तो नहीं बनाया। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी, जैसे हम ये आजकल जॉगर्स मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं, या आजकल बेशुमार जूते मिलते हैं जिनकी थोड़ी सी हील होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हम इस तरह से जैसे इसकी कोई हील नहीं वगैरह पहन रहे हैं ना, अब इसकी कोई हील नहीं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो हील पेन के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये कि आप इसको जब घर में ख़ास तौर के ऊपर किसी शॉपिंग पे आप जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो आजकल बहुत रिवाज है जिसमें ऐसे जूते आते हैं जिनमें बिल्कुल कोई हील नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे ये। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा देर वो पहनी तो ये तो सेलिब्रेशन है ना, कहीं कहीं आप गए, किसी तकरीब में गए तो आपने इसकी चीज़ पहन ली। लेकिन अगर हील पेन से बचना है, जो कि नीचे एक पैड होता है, अल्लाह ने उसको प्लांटर जो है ना उसके, हम उसके नीचे पैड एक अल्लाह ने बनाया ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा कुशन चलता रहे। अब जैसे ये सॉफ्ट वाला है, ये नहीं आप कह रहे, ये नहीं कह रहे जो अंदर है। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं हील की बात कर रहा हूँ। पीछे ये जो हील है इसमें ज़रा सी ये पीछे एड़ी, ये वाली जगह पे जी, एड़ी जो है, तो जैसे इसमें भी है हल्की सी, ठीक है, तो ये ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा और हो तो और अच्छा है। ओके। अभी आजकल जो जूते आते हैं बेशुमार जिनके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट, यानी ये रीजन है उसका। अगर आप दिन में कुछ देर ये पहन ले, बाकी वो पहन ले तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन मुस्तकिल ये नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, जो नीचे हील है उसके अंदर एक प्लांटर फेशिया होता है, उसमें सोजिश हो जाती है। अच्छा। जब सोजिश होगी तो फिर पेन शुरू हो जाएगी। अच्छा। फिर हम लोग जो टाइट जूते पहनते हैं, जो हमारी साइज से थोड़ा छोटे होते हैं, वो भी तंग करते हैं। फिर दूसरी बात जो आपने की, जिनकी हील बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, वो हाई हील्स जो होते हैं, अगर वो ज़्यादा देर पहनेंगे वो भी नेचुरल आर्ट से परे हो गए, वो भी पेन कर सकते हैं। उससे कमर में भी दर्द होती है। उससे कमर में भी दर्द हो सकती है, उससे आपका पोस्चर भी ख़राब हो सकता है, उससे घुटनों में भी दर्द हो सकती है। वाह, बड़े अच्छे आपने जूतों की जो पहचान है एलैबोरेट अच्छा किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, हम बात करें ये जो हील पेन है ना, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, कौन सी गलतियाँ हैं, तो कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक।
अच्छा, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं हील के पेन की, क्यों होता है, किस लिए होता है। अगर किसी को बहुत सीवियर हील पेन है तो कॉल कर सकते हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे। ये बताइएगा, कुछ लोग जैसे बिल्कुल फ्लैट जूती पहनते हैं ना, अगर वो अपने आप को जैसे बड़ा इजी फील कर रहे होते हैं, मगर वो हल्की सी भी हील पहन लेना, फिर उनको हील में पेन शुरू हो जाती है। ये बेसिकली एंगुलेशन डिफॉर्मिटीज़ हैं, लेकिन ये जो चीज़ कुदरत ने बनाई है ना, देखिए हील पेन 2-3 तरह की होती है, एक बार याद रखें। एक बिल्कुल हील के नीचे दर्द होती है, जो एड़ी के नीचे दर्द होती है, वो जैसे मैंने आपको लफ्ज़ इस्तेमाल किया था प्लांटर फेशाइटिस। हाँ। एक हील के पीछे पेन होती है, ये पीछे बैक में एक मसल लगता है, वो गैस्ट्रोक्नीमस कहते हैं उसको, वहाँ पे जाके एक पेन है, वो एक अलग पेन है। ये आती हील में इस जगह पे इस जगह बिल्कुल आप जो जगह कह रहे हैं बिल्कुल उस जगह के ऊपर ये भी हील पेन में आती है। फिर हील के बाहर वाली साइड पे या अंदर वाली साइड पे पेन हो सकती है। अच्छा। ये भी अलग सी रीज़न हर एक की अलग है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक है, लेकिन रीज़न का अगर पता होगा तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। जैसे जो ज़्यादा मैंने आपको बताया था, टाइट शूज़ पहनने से पेन होती है, वो पीछे वाली जगह पे पेन हो सकती है। फ्लैट पहनने से पेन हो सकती है, हाई हील से पेन हो सकती है, वो नीचे वाली जगह पे पेन हो सकती है। और बाज़ औक़ात एज के साथ हील के नीचे जो हड्डी होती है उसके नीचे एक चोंच निकल आती है, जिसको कैल्केनियन स्पर कहते हैं। चुभता भी है समटाइम्स। वो लगता है ऐसे जैसे किसी ने नीचे से टीका लगा दिया। वो क्यों होता है? वो एक कुदरती तौर के ऊपर आर्थराइटिस की एक किस्म है, जिसमें हील के नीचे एक चोंच निकलती है जो मसल को इरिटेट करती रहती है, हड्डी की। अच्छा, वो इतनी इरिटेटिंग होती है कि आप अपने पाँव का वज़न उसके ऊपर, अपने बॉडी का वज़न नहीं उठता उसके ऊपर। उसको फिर हम एक्सरे करके डायग्नोस करते हैं या हम उसका अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोस करते हैं, फिर उसको बाकायदा ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर छोटे से इंजेक्शन लगते हैं, तब वो सोजिश जाके दूर होती है। आर्थराइटिस और शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं इस हील पेन से, इसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि शुगर में और आर्थराइटिस में दोनों में ना ब्लड सप्लाई की कमी होनी शुरू हो जाती है, जो कि उसमें खून की नालियाँ बंद होनी शुरू हो। हम इसीलिए शुगर के पेशेंट्स कहते हैं एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, ताकि आपकी खून की नालियाँ खुली रहें। जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे फिर सोजिश के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जो सोजिश ठीक होगी वो फिर जाएगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे बहुत सारे दोस्त जिम में जाते हैं। ये ध्यान रखें कि जिम में जाने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं। इसी तरह हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेडमिल के लिए जो जूते हैं वो और हैं, और जो हम जॉगिंग करते हैं ट्रैक के ऊपर, उसके जूते कुछ और हैं। हम स्नीकर्स और जॉगर्स में फ़र्क नहीं रखते। फ़र्क होना चाहिए ना। अब जो चीज़ एक की जगह दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें फिर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जिस भी जिम में आप जाएं, वहाँ पे किसी ट्रेनर से पूछें कि मैंने ट्रेडमिल करनी है, मुझे इसमें कौन से जूते लेने चाहिए। और अगर आप वॉक कर रहे हैं किसी पार्क में, उसके जूते थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा कुशन होता है, जिसमें बैक से पुश भी मिलती है। बैक से पुश भी मिलती है, ताकि उसके अगर वो चीज़ें साथ होंगी तो आपको पेन नहीं होगी। अच्छा। छोटी छोटी चीज़ें जो हम पेन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मोटे लोग होते हैं उनको, या फिर ये जो दुबले लोग होते हैं, इनको भी मुतासर कर सकता है हील पेन, क्योंकि मोटापा तो वजन तो है जिसमें मुझे लगता है हील पे प्रेशर आ रहा है, मगर जो दुबले हैं उनको भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर वो अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, अपना पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जिनका कोई काम इसके, जैसे ब्यूटी पार्लर की ख़वातीन हैं, जैसे हमारे हेयर कटिंग वाले लोग हैं, सेल्स वाले लोग हैं, जो सारा दिन ट्रैफिक वार्डन जो हैं, बिल्कुल, जो सारे दिन खड़े रहते हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा है, उनमें ये पेन ज़्यादा होती हैं, उनमें खिंचाव ज़्यादा होता है, उनमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा जो रूल है वो आपका फुटवेयर है। अगर आपका फुटवेयर ठीक है तो इसके चांसेस, हील पेन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जिन लोगों को ये दर्दें निकल गई हैं, उनको ये हील पेन है, वो फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं? क्योंकि दर्द के रिलीफ के लिए उनको कोई ऐसी बात, जैसे कोई मेडिसिन ले लें, कोई मसाज करवाएं, कोई ऐसी क्या टेक्निक जिससे उनको रिलीफ मिले पेन का? देखिए, सबसे पहला जो बेहतरीन हम टोटका बताते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, वो है ठंडी टकोर। यानी आप बर्फ़ ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा एक शॉपर चढ़ाएं, उसके ऊपर कपड़ा रखें, उसको ठंडा करें, या आइस पैक्स मिलते हैं वो ले लें। ठंडी एक बोतल ले लें जो फ्रिज में रखें, उसको फ्रीज़ कर लें, और उस फ्रीज़र में जो फ्रोज़न बॉटल है उसको पाँव के नीचे रख के थोड़ा सा पाँव दबाएं, उससे आपको कोल्ड मसाज हो जाएगा। बहुत सारी सोजिश जो है वो उसी से ठीक हो जाएगी। या पानी के थोड़े से जो बॉल है उसमें बोल में डाल दें, वैसे कर लें, यानी उसको ठंडा करें, गर्म मत करें। ओके। गर्म करने से सोजिश बढ़ जाती है, वो आप रख लें। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका ये होता है कि छोटी सी एक बॉल ले लें, जिसको हम टेनिस बॉल कहते हैं।
टेनिस बॉल लेके उसको अगर आप पाँव के नीचे रखेंगे ना और थोड़ा सा रोल करेंगे तो थोड़ी सी उसको, जैसे आपका मसाज हो रहा होता है हाँ। वैसे हो जाएगी, उसको थोड़े से पाँव में नीचे दबा के थोड़ा सा रोल करेंगे, उससे भी पेन बेहतर हो जाएगी। हमने बैठ के करना है या खड़े होके? बैठ अच्छा। खड़े होके नहीं, बैठ के। ओके। अच्छा, ताकि प्रेशर पूरा बढ़े, खड़े हो गए तो फिर स्लिप ही ना हो जाए कहीं। तो बैठ के अपने आप को स्टेबल करके पहले ठंडा करके अगर उसे रोल से करेंगे तो फिर भी ठीक हो जाएगी। अच्छा। फिर इसको मुख्तसर हम करें तो उसको हम कहते हैं राइस का लफ्ज़ इस्तेमाल, याद रखें, RICE। R से बनता है रेस्ट। सबसे पहली चीज़ है अगर आपको दर्द हो रही है उस जगह से हट जाएं, थोड़ी देर की रेस्ट कर लें, अपने आप को स्टेबल कर लें। फिर आइस होगी, वो ठंडा मैंने आपको बता दिया वो कैसे करना है। फिर एक होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन बना दबाना, उसको वो बॉल रखा तो उसको आपने दबाना शुरू कर दिया तो उसको मसाज हो जाएगा, सोजिश कम हो जाएगी। जो एडीमा होगा, अगर पानी की वहाँ पे मिकदार बढ़ गई है, जो जैसे एडीमा उसको हम कहते हैं, वो ठीक हो होना शुरू हो जाएगा। और ई से बनता है एलिवेशन, यानी पाँव को उठा के सामने रख लें, ज़मीन पे ना रखें, किसी स्टूल पे किसी सपोर्ट के साथ रख लें। अगर ये 3-4 चीज़ें हम घर में बैठ के कर लें तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की और कोई लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की और कोई दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो गर्म हीट वाली पट्टियाँ आती हैं वो नहीं बांधनी है, वो ऑल्टरनेट है, वो ऑल्टरनेट है। पहले इसको करें लेकिन अगर उसके बाद फिर वो करें, लेकिन शुरू इससे मत करें, वो बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगी, सोजिश बढ़ जाएगी और स्वेलिंग बढ़ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे बताएं, ये उसकी कोई सर्जरी भी होती है, मतलब इफ इट्स नॉट? हाँ, उसके बाद, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि अब अगला स्टेप क्या होगा। हमने सारा कुछ किया, दर्द को आराम नहीं आया, फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है। बाज़ औक़ात बुखार होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात सारे टोटके सारी घरेलू दवाइयाँ खा ली फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है। अब हम लोग क्या करते हैं एज ए पेन पर्सन, हम लोग इसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कोई सोजिश तो नहीं, पानी तो नहीं, हमें नज़र आ जाती है, सोजिश दिख जाती है, या अगर कोई इधर पानी इकट्ठा हो तो वो नज़र आ जाता है। फिर हम इसका एक्सरे करके देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको चोंच बताई है वो तो नहीं है। फिर हम इसका CT स्कैन तक करके देख सकते हैं कोई फ्रैक्चर तो नहीं, कोई चीज़ टूट तो नहीं गई, कोई किसी से में कोई समझे कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी खास तौर टूट भी जाती है, जैसे लोग मोटर बाइक की किक्स लगाते हैं, और ये होता है कि बंदे को पता ना चले कि शदीद पेन सारा कुछ किया आराम नहीं आएगा, तो वो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। वो टूटी हुई है लेकिन एक्सरे में भी नहीं आएगी, वो सिर्फ CT में या MRI में आएगी। फिर हम ब्लड के टेस्ट करा के दे सकते हैं, शुगर ज़्यादा तो नहीं है, यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। ये सब कुछ ट्रीटेबल है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हील के पिछले हिस्से में दर्द है, नीचे वाले हिस्से में दर्द है, दाएं या बाएं में दर्द है। फिर एक छोटी सी नीडल जिससे इंसुलिन लगती है, सिरिंज, थोड़ी सिरिंज लेके उसको उस जगह के ऊपर जाके हम एक छोटा इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसमें एक तो हम तो ओजोन लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, इसमें बिल्कुल स्मॉल डोज आप स्टीरॉयड की लगा सकते हैं, स्मॉल डोज पेन किलर की लगा सकते हैं, ताकि वो जो लोकल एरिया है जहाँ पे सोजिश है वो ठीक हो जाए। तो ये बताने का मकसद ये कि सब कुछ ट्रीटेबल है। आप दर्द बर्दाश्त मत करें, पहले ख़ुद कोशिश करें, अगर आराम नहीं आता तो किसी कंसल्ट बंदे के पास जाएं, वो दर्द आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर हील की दर्द ठीक नहीं होगी तो फिर चाल भी ख़राब हो जाएगी, बंदा लगड़ा के चलना शुरू कर देगा। आपको लोग कहेंगे चालबाज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाइड किया आपने और आपके टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था जो आपने अपने ऑडियंस को दिया, तो अगेन थैंक यू। और हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपनी हील्स का बहुत ख्याल रखें, ये एक बार अगर ख़राब हो गई, डैमेज हो गई या टूट गई, फिर इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। टेक अ ब्रेक। 29 सितंबर मतलब कल था। हाँ अच्छा जी, मैं जिनसे बात कर रही हूँ ना वो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, हार्ट के हवाले से हमने आज उनको बुलाया। डॉक्टर नूर दस्तगीर जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, और इनसे मैं अभी बात कर रही थी। और मैं बात कर रही थी कि कल जो था दिन 29 सितंबर, ये मनाया जाता है दिल के हिसाब से दिन, जहाँ पे जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके हिसाब से इस दिन को मनाया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसकी डाइट के हवाले से। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी आज का शो जो है उस पर डेडिकेट करें कि हम जो हेल्दी लोग हैं और नॉन हेल्दी लोग हैं, उनको जो इश्यूज़ हैं, हार्ट की इश्यूज़ हैं, तो उनकी जो डाइट है उसके हवाले से बात करें कि कौन सी उनके लिए अच्छी डाइट है और कौन सी उनके लिए बुरी डाइट है। अब एक आम इंसान सपोज़ जिसको कोई अल्लाह ना करे, जिसको कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मगर देखें हम कुछ मिस्टेक्स तो करते हैं।
ऐसी ऐसी डाइट्स आ गई मार्केट में, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर हमारे घर की अपनी जो एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम जो भी ग़िज़ा ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, हम अपने पेट को भरने के बारे में सोच रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको एक ऐसी स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत है, उसका ये किसी चीज़ की हम बात करते हैं ना, ये इसकी ग़िज़ा है, तो हम उसको दिल की ग़िज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इस तरह की हम ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे देखिएगा आज हमारा शो ये आप लोगों को डिज़ाइन किया, हम ये सबसे पहले पूछेंगे डॉक्टर नून से कि दिल की जो ग़िज़ा है वो कौन कौन सी होती है। वेलकम टू माय शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फिज़ा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर टू हैव कम टुडे। थैंक यू। ये दिल की जो ग़िज़ा है वो क्या है? देखें, इट्स रादर मुश्किल सवाल भी और आसान सवाल भी है। इसको इफ़ सिंपली टू स्टेट, दिल की ग़िज़ा कोई नहीं है, ग़िज़ा सेम ही है। हम एक बात करते हैं कि एवरीवन शुड ट्राई टू ईट हेल्दी। जैसे आपने भी जिक्र किया, कल वर्ल्ड हार्ट डे था एंड बहुत अच्छा मौका है टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ट डिज़ीज़ होने के बाद चीज़ों को बेहतर करना जो है इज़ ऑलवेज़ इन्फीरियर कि हम हार्ट डिज़ीज़ होने ही ना दें। तो जैसे आपने भी सवाल पूछा कि दिल के मरीज़ों के लिए क्या है या हार्ट की बेहतरी के लिए क्या डाइट है, तो आइड से कि ये जो डाइट है ये हर उस बंदे को लेनी है जो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। हार्ट डिज़ीज़ होने के बाद तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतर ही कर पाएंगे ना, लेकिन अगर हम एक हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में फ़ॉलो करते रहेंगे तो शायद हम उस हार्ट डिज़ीज़ के आने से बच जाएं। सो पॉइंट बीइंग कि स्पेशली ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे, जिसका मकसद भी ये होता है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस कि दिल की तकलीफ़ किस हद तक फैल चुकी है, इससे कैसे बचा जाए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली रोल दो ही चीज़ों का है। कुछ तो आपकी नेचुरल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ लोगों को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उन चीज़ों का तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक नॉर्मल अपनी जो रूटीन है उसमें एक हेल्दी लाइफ गुजारें। उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि आप अच्छा खाएं, और अच्छा क्या खाना है इस पर हम अभी तफसील से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जो रूटीन है ना उसमें ये पता है कि हम जब आईना देखते हैं ना तो जो दिख रहा होता है ना उसका ख्याल रखते हैं। हमें पता है आईना देखते वक्त अगर हमारे कोई बाल अच्छे नहीं लग रहे तो हम उसको तेल लगाएंगे, डाई कराएंगे, कोई पिंपल निकल आया तो उसके ऊपर दवाई लगाएंगे, ठीक है, दांत पीले हो रहे हैं तो ब्रश करेंगे, स्केलिंग करवाएंगे, ऐसे ही है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो ख़रीद के लेके आएंगे, मगर इसी तरह हम जो खाने हैं ना उनको अपनी लाइफ में चूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ जो खाने जैसे निहारियाँ हो गई, पाए हो गए, सुबह सुबह नाश्ते नान चने खाने, चिकड़ चोले खाने, कढ़ाइयाँ हो गई, ठीक है, पावे हो गए, मगज़ हो गई, तो अब ये कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदेह, हफ्ते में खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या लाइफस्टाइल को किस तरीके से इसको मॉडरेट करें, इस पर ज़रूर बात करें क्योंकि ये हमारे दिल के साथ जुड़ा है। बहुत अच्छी अपने बात की। एक्चुअली हम लाहौर में रहते हैं एंड इट्स अ सिटी ऑफ फूड, खाना है भी बहुत अच्छा, रेजिस्ट करना भी मुश्किल है। जहाँ ये ऑप्शंस में आप हमेशा घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं शायद घिरे ही रहेंगे, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एहतसाब करना अपनी डाइट का। हाँ, देखिए बहुत सारी दफ़ा जो है वो आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आप नहीं रेजिस्ट कर सकते और आप लाइफ से गुज़र रहे हैं और कोई चीज़ आपको खाने का बहुत दिल भी है। दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन। हम नहीं चाहते कि आप कोई ज़िंदगी जो है ऐसी गुजारें जिसमें यू डोंट गेट टू एन्जॉय एनीथिंग और आप सिर्फ डाइट फूड ही खाएं या कुछ बहुत मज़े का ना खाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पॉइंट जो आज का शायद होगा, जो दैट आई वांट टू मेक एंड मेक एवरीवन रियलाइजेस कि द ओनली थिंग इज़ कि यू जस्ट नीड टू रियलाइज़ कि आप क्या खा रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि अक्सर इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं कि जी हम वेट कम करना चाहते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, तो द फर्स्ट थिंग जो मैं उनको कहता हूँ करने के लिए दैट इज़ कि आप एक डायरी बनाएं, आप पूरे दिन में लिखें आपने क्या खाया। स्टार्ट लर्निंग अबाउट फूड। आप अपनी डाइट को सिर्फ बेहतर तब कर पाएंगे जब आप उसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करेंगे। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि 2 बिस्किट्स और 1 रोटी की जो कैलोरी वर्थ है वो एक जितनी है, तो आप 2 बिस्किट तो आपने उठा के खा लिया, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने वो खाए थे, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि मैंने रोटी खाई थी। तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 1 ही रोटी खाता हूँ दिन में, तो वज़न मेरा फिर भी कम नहीं हो रहा।
तो उसकी वजह ये होती है कि उस लंच और डिनर की एक एक रोटी के बीच में समोसे भी चल रहे हैं, चाट्स भी चल रही हैं, बेकरी आइटम्स भी चल रहे हैं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत तेज़ी से आपको हाई कैलोरीज देना स्टार्ट कर देती हैं, विच अल्टीमेटली लीड टू वेट लॉस। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि हेल्दी डाइट और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, हार्ट डिज़ीज़ से बचने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा अपना जो आप रूटीन में ऑलरेडी खा रहे हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी आम है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इजीली एक्सेसिबल भी हो गए हैं, गूगल सबके पास है। द फर्स्ट थिंग जो मैं सबको रेकमेंड करूँगा इस कि अपने खाने को रिसर्च करना शुरू करें। जस्ट स्टार्ट सर्चिंग के किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। ChatGPT is everywhere now. We can ask ChatGPT as well, yeah. ChatGPT पे भी ना पूछें, सिंपल गूगल पे आप डाल के देख लें कि कैलोरीज इन वन रोटी, कैलोरीज इन वन बिस्किट, कैलोरीज इन वन समोसा। जितनी जल्दी आप ये चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करेंगे, आप ख़ुद बेहतर फैसले करना शुरू कर देंगे। मतलब किसी डॉक्टर को या किसी हेल्थ फिजिशियन को, हेल्थ कंसल्टेंट को ये चीज़ रियलाइज़ कराना ज़रूरी नहीं है कि क्या हेल्दी और क्या नहीं है, और ना ही शायद इतनी लंबे लेक्चर्स आपको याद रहेंगे। इट्स समथिंग दैट यू हैव ऑन द गो। आपके पास अपना फ़ोन है, आप एज अ फर्स्ट स्टेप जो अभी खा रहे हैं, मतलब आपने जैसे बात की कि हमने सपोज मैं ये यखनी पी रही हूँ और ये वो यखनी मैं बार बार बताती हूँ, पता नहीं मैं इसके बारे में मैं पूछूंगी आपसे। ये वो यखनी है वो जो बैल की, बछड़े की, गाय की नहीं होती है हड्डियों, वो जो सूप वाली हड्डियाँ होती हैं जो चूसने वाली, जिसमें से रस होता है, वो वाली हड्डियाँ उसको 24 घंटे हल्की आंच पे पका के उसकी यखनी बना के तो फिर मैं उसको पी रही हूँ। तो इसके बारे में भी बात करूँगी कि ये फिर हम गूगल और ChatGPT से पूछ सकते हैं कि जो मैं पी रही हूँ उसमें कितनी कैलोरीज है, क्या है, इज़ इट गुड फॉर माई हेल्थ, इज़ गुड फॉर माई बोन्स, इज़ इट अ गुड कोलेजन फॉर माई स्किन और नॉट, एंड हाउ कैन आई हैव इट और नॉट, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, विल डिस्कस इट मोर इन डिटेल। ओके जी, वेलकम बैक। हमारे पास डॉक्टर नूर मौजूद हैं, नूर दस्तगीर साहब, और वो कार्डियोलॉजिस्ट है। तो हम इनसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं दिल के अमराज कौन कौन से हो सकते हैं अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है, और क्या हम डाइट के ज़रिए अपने इन दिल के अमराज को ठीक कर सकते हैं, दिल को मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना दिल को मजबूत करो, दिल की ग़िज़ा खाओ, तो क्या ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये होती हैं? देखिए, डाइट का तो एक वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कोशिश होती है कि हर पेशेंट को ये समझाया जाए कि सिर्फ दवाइयों पे ना तो हमारा इन्हिसार होना चाहिए ना आपका होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नेचुरल एफ़र्ट जो है वो होना ज़रूरी है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिज होती हैं। एक कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड शुगर हाई है, जहाँ दवाइयों का एक अपना रोल है और कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस डिनाई बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन जितना पेशेंट्स खुद ट्राई करेंगे टू ईट अ हेल्दियर डाइट एंड एक्सरसाइज मोर, उतनी कहीं ना कहीं शायद दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। मतलब दुनिया में ऐसी स्पेसिफिक डाइट्स हैं, उनका नाम ही यही है, जैसे डैश डाइट है, उसका मतलब ही है डाइट टू अवॉइड हाइपरटेंशन। तो ये वो डाइट्स हैं जो कि ऐसे फोकस करते हैं कि ब्लड प्रेशर नेचुरली डाइट के थ्रू ही कम कर लिया जाए। जहाँ फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि दवाई अगर ज़रूरी है खाना तो ज़रूरी है खाना, बट डाइट से शायद आप उसकी डोज कम कर सकते हैं। या आज अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम की है, हो सकता है कि आपकी बेहतर डाइट से वो 5 मिलीग्राम हो जाए, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। एग्जैक्टली, नॉट लाइक कि आप घर पे खुद से दवाई छोड़ के तो अपने इलाज को शुरू कर दें। बिल्कुल मैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आज शायद आपको दवाई की रिक्वायरमेंट है, आप अपना वज़न कम करना शुरू करते हैं, बेहतर डाइट लेना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और शायद सूनर ख़त्म भी हो जाए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव एन इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर, ऑन योर ब्लड शुगर, ऑन योर वेट, ऑन योर जनरल हेल्थ प्रोफाइल। अच्छा, ये जो दुनिया लगी हुई है कीटो डाइट के ऊपर और दूसरी और बहुत किस्म की जो डाइट्स आ गई हैं, है ना, तो अब ये सारी डाइट्स के चक्कर में ना जो ट्रेंड है इसमें हर कोई एक बार इसको फॉलो ज़रूर करता है। मतलब अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वो ये कहता है यार चलो आज से मैं कीटो शुरू करता हूँ, यार मैंने कीटो शुरू की। अब हम कह तो रहे, क्या ये हमारे दिल को कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई डिसएडवांटेजेस अगर इसके हैं तो प्लीज़ देखने वालों को बताएं, क्योंकि कौम तो लग गई है इसके ऊपर, इन सारी किस्म की डाइट्स के ऊपर, कौन कौन सी सही है कौन कौन सी नहीं। लेट्स डिस्कस। देखिए, ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है, समथिंग वेरी नियर टू माई हार्ट।
इन माई वेरी साइंटिफिक ओपिनियन ये जितनी भी डाइट्स हैं देर ऑल फैड्स, मतलब कहीं ना कहीं गिमिक्स हैं जस्ट टू कमर्शलाइज अ वेरी सिंपल फैक्ट। हमारी बॉडी को ना बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है, ना हमें सिर्फ कीटो रिक्वायर्ड है जिसमें सिर्फ एक फ़ैट बेस्ड डाइट है, ना एटकिंस रिक्वायर्ड है जिसमें सिर्फ कोई शुगर बेस्ड डाइट है, ना ही सिंपल जितना हम समझते हैं कि प्रोटीन्स बहुत अच्छी हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ना ही हमारी बॉडी सिर्फ प्रोटीन्स पे गुजारा कर सकती है। और हाई प्रोटीन डाइट जो ये भी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी मतलब इस पे नहीं गुजारा हो सकता। हमारी बॉडी को ना एक बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, किसी न किसी अमाउंट में शुगर भी चाहिए, किसी न किसी अमाउंट में फ़ैट भी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ास तौर पे वेट लॉस के हवाले से, वो ये है कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स, जो इन सारी डाइट्स के बैक एंड पे जो एक कॉमन पॉइंट है वो दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल, कि आपको एक सर्टन पोर्शन दिया जाता है जिसकी वजह से आप नंबर ऑफ़ कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं। वेट कम करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लेस नंबर ऑफ़ कैलोरीज लें। और अगर आप इन सारी डाइट्स में देखेंगे तो कोई आपको ऐसे नहीं कहता कि अगर आपने फ़ैट बेस्ड डाइट लेनी है या कीटो बेस्ड डाइट लेनी है तो आप जितना मर्जी कीटो खाई जाएँ, ऐसा नहीं है। बैक एंड पे कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आपकी कैलोरीज कम की जाएँ, चाहे आपको वो एक चीज़ की फॉर्म में पूरे दिन गुजरवा दें या दूसरी चीज़ की फॉर्म में जैसे प्रोटीन्स या फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। योर बॉडी नीड्स एवरीथिंग, योर बॉडी नीड्स योर वाइटामिन्स, योर मिनरल्स, योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर फैट्स एंड योर प्रोटीन्स। सो कुछ बुनियादी फ़र्क हैं इन चीज़ों के, लेट मी हाईलाइट देम। जैसे जो प्रोटीन बेस्ड डाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट या एग वाइट्स आप लेते हैं 4-5, प्रोटीन्स आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देंगे। बट इसकी फॉर्म में भी ना कि अगर आपने वेट कम करना है तो आप बॉयल एग ले रहे हैं, और अगर आपने वेट बढ़ाना है तो फिर आप तेल में उसको अच्छी तरीके से ऑमलेट बना के, तो देसी घी डाल के, तो कौन कौन से तेल डाल के तो उसको रगड़ रगड़ के बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, तो उसमें फिर वेट बढ़ रहा है। और जो बॉयल एग खा रहा है उसका काम हो रहा है। ये भी तो मैटर करता है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इसमें द थिंग यू ईटिंग। ये तो बिल्कुल सबसे दैट इज़ द की टू ऑल दिस। अल्टीमेटली चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मीट्स में चिकन और फिश बेहतर हैं मटन और बीफ से, बिकॉज उनका अपना इनहेरेंट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम है। फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जनरली सारे ही बहुत हेल्दी हैं और रिकमेंडेड टू टेक योर वेजिटेबल्स इन एज मच अमाउंट एज यू वांट। फ्रूट्स के अंदर बस बहुत ज़्यादा जो मीठे फ्रूट हैं सच एज मैंगोज़ एंड ग्रेप्स, इस तरह के हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना लें। बनाना इज़ समथिंग इन द मिडल, उसकी थोड़ी सी शुगर कंटेंट ज़्यादा है बट उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ऐसा नहीं कि बनाना नहीं लेना चाहिए। इवन मैंगो एंड ग्रेप्स के बारे में भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं लेना चाहिए, बस इन मॉडरेशन। सम फ्रूट्स अगर मौसम आया वन इन अ डे वी कैन टेक वन मैंगो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप बाकी दिन में क्या करें। अगर आप और कोई मीठा नहीं ले रहे, कोई और शुगर्स किसी भी फॉर्म में नहीं ले रहे तो देन इट्स फाइन। नेचुरली जो चाय में चीनी ली है हमने, है ना, जो फ्रूट पेस्ट आपके डिज़र्ट्स हैं दे आर द बेस्ट वे टू गो। हम दो बेसिक बातें कहते हैं, अच्छा, जो एसेंस हैं किसी भी किस्म की हेल्दी डाइट का फॉर कार्डिक पेशेंट्स एंड फॉर एवरीबडी एल्स जो कि हार्ट डिजीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं बेसिकली। दैट इज़ कि आप दो चीज़ें अवॉइड करें, ऑयल एंड मीठा। किसी किस्म का भी प्रोसेस्ड मीठा जो है ना वो ना लें, चीनी और एनीथिंग जो कि आर्टिफिशियली स्वीटेंड है उसको अवॉइड करें। नेचुरल डिज़र्ट्स सच एज किसी भी किस्म का, आप एप्पल्स की बहुत सारी डिज़र्ट्स बन सकती हैं, पेयर्स की बहुत सारी बन सकती हैं, इवन मैंगो बेस्ड डिज़र्ट्स जो हैं, स्ट्रॉबेरीज और एग्जैक्टली, मिक्स देम विद सम सॉर्ट ऑफ ग्रीक योगर्ट। आप उस पर नट्स ऐड कर दें, चिया सीड्स ऐड कर दें, एंड एक हेल्दी डिज़र्ट जो है इवन दैट इज़ कंसिडर्ड अ हेल्दी डाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि जी आप खाना खाएं और डिज़र्ट ना खाएं। हम ये कहते हैं कि आप प्रोसेस्ड डिज़र्ट्स को अवॉइड करें। आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट का दिल है तो डार्क चॉकलेट इज़ मच बेटर देन मिल्क चॉकलेट, फॉर द सेम रीज़न कि उसका शुगर कंटेंट कम है। डार्क चॉकलेट एग्जैक्टली। सो जहाँ हमने इस डाइट के ऊपर आज बात करनी है, सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द बेटर चॉइस आउट ऑफ वॉट यू आर प्रीवियसली डूइंग एंड जो आप बेहतर कर सकते हैं। For example, you have your chicken, you can deep fry it, you can shallow fry it, you can air fry it, grill कर सकते हैं, boil कर सकते हैं, steam कर सकते हैं। So आप देख रहे हैं कि खाना आपने चिकन ही है,
बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लैंड खाएं या कुछ बहुत बोरिंग सा खाएं, आप उसको बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्पाइसेस वगैरह ऐड करके यू कैन मेक इट वेरी डिलिशियस। डाइट फूड या हेल्दी खाना डजंट नेसेसरली हैव टू बी बैड टेस्टिंग या अनएपेटाइजिंग, इस तरह नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक बेहतर चॉइस लेनी है। जहाँ आपने उस चिकन का सालन बनाना था या उसको डीप फ्राई करना था, आप उसको एयर फ्राई कर लें अगर फ्राइड की तरफ ही जाना है, वरना आप उसको ग्रिल कर लें, स्टीम कर लें, बेक कर लें एंड मेक इट एज फ्लेवरफुल एज यू वांट। वी आर नॉट अगेंस्ट गुड फ्लेवर्स, वी आर जस्ट अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ प्रेपरेशन। इन शॉर्ट, लाइक आई सेड, आप जितना ज़्यादा ऑयल और मीठे, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब डाइट क्या लें, और ऑयल और मीठा कंट्रोल करना, दो चीज़ें छोड़ दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर, बहुत अच्छा लगा, बड़ी सी तरीके से आपने हमें गाइड किया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। ऑलराइट, मेरे पास डॉक्टर मरियम मंजूर हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। लोग मुझे, मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझसे पूछते भी हैं, आप बताएं ये आपके शो पे आई थी, वो बताएं वो आपके शो पे आए थे, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, किन के पास जाए। मैं आपको बताऊं, देखिए अच्छे डॉक्टर होते हैं तो ही हम उनको अपने पास मधु करते हैं, ना हम उनका टाइम वेस्ट करते हैं, ना हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम वही लोग बुलाते हैं जो आपके लिए कारआमद, आपके लिए बेहतरी, आपके जो रहनुमाई जो है आपको दे सके आपकी स्किन प्रॉब्लम्स और हेल्थ के हिसाब से। तो आज जो मेरे पास हैं, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, इनके पास नॉलेज बहुत है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी नॉलेज बड़ी परफेक्शन के साथ होती है, वो ये डॉक्टर मरियम मंजूर जो है उनकी है। मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करती हूँ, है वाकई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखने वाले की नज़र भी होती है ना पैसा। हाँ नहीं, मैं देखिए आपसे हर आगे पीछे घुमा फिरा के जो पूछ लो, ब्रेक में, ब्रेक से बाहर, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है, डीप डाउन नॉलेज है। तो मुझे फिर ना वो ज़रा अच्छा लगता है लोगों को बताने में, पहुंचाने में। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। एक तो ये जो आया ना स्किन साइकिल, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है स्किन साइकिल क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, इसलिए मरियम को पूछेंगे। और दूसरा हम ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, इसके ऊपर बात करेंगे। अब जो वेदर आ रहा है वो ज़रा विंटर है, कुछ लोगों की स्किन शुरू, कुछ नहीं, मेरी अपनी स्किन शुरू आती है फटी फटी, क्रैक्स, मुझे जो ज़मीन पे दरारें पड़ जाती हैं वैसे मेरे हाथों पे, पैरों पे मुझे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर ये ड्राइनेस जो है ना पूरी फुल बॉडी फैलना शुरू हो जाती है। इसकी क्या एहतियात है? ऐसी कौन सी मेडिसिन, कौन सी चीज़ें खाएँ, लगाएँ, क्या स्किन का हमारा जो रूटीन है वो रखें, वो सब हम आज पूछेंगे। और साथ ही स्किन साइकिल का पूछेंगे। सबसे पहले तो बता दें स्किन साइकिल क्या चीज़ है? अच्छा, स्किन साइकिलिंग जो है वो टिकटॉक पर बहुत आजकल ट्रेंडिंग है, ठीक है। और जैसे अब जो विंटर सीज़न आ रहा है, इसमें एक्नी वाले पेशेंट जो हैं जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं फिजा। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने 1 नाइट पे एक्सफोलिएशन करनी होती है, ठीक है। एक्सफोलिएशन हम किसी भी लाइक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर से कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड टोनर से, या फेस वॉश से कर सकते हैं। एंड देन आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट आपने उस पर रेटिनॉल लगाना होता है। जो भी रेटिनॉल सीरम आप अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हैं फीमेल्स तो फिर रेटिनॉल मना होता है, ठीक है। तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह नाइसिनामाइड्स लगा सकते हैं, ठीक है। और रेटिनॉल लगाना है। और उसके बाद ये सेकेंड नाइट है। और फिर 3rd और 4th नाइट जो है वो आपने जस्ट मॉइस्चराइज करना है किसी भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम से, या जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं, चाहे जेल बेस्ड हो। अब जैसे जो ऑयली स्किन वाले हैं तो उनके लिए बेहतर होता है कि वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि उनको मज़ीद ऑयल ना निकले, क्योंकि हम कम कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्नी बन ही ऑयली स्किन पे रही है, ठीक है। और फिर जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए बेहतर होता है कि थोड़ा बहुत थिक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, वो लोशन, क्रीम बेस्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 और 4th नाइट आप ये इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर इसके बाद आपने इसको 100 रिपीट करना होता है, ठीक है। ड्राई स्किन वाले ऑयली बेस नहीं करेंगे, ऑयल बेस नहीं करेंगे। ड्राई स्किन वाले ऑयली करेंगे क्योंकि उनकी ड्राई है ना, तो वो ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ऑयली स्किन वालों के लिए कहा है कि जेल बेस लगाएंगे। अच्छा, अब क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, और ये जो हम ये कर रहे हैं, ये 3 रात अलग अलग कहानी है।
हाँ, और वो जो हमने अगर स्क्रब किया है चेहरे पे या फिर स्क्रब नहीं हम करें, हमने उसको जो डेड स्किन को उतारने के लिए हमने जस्ट एक्सफोलिएशन या टोनर का इस्तेमाल किया। जो एक्सफोलिएटिंग टोनर आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, होता है, व्हाई नॉट स्क्रब एज वेल? स्क्रब जो होता है ना फिजिकली रप्चर कर देता है, तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर कहीं कम हो जाता है, किसी के एरिया को बहुत रगड़ देते हैं, कहीं स्किन आपको नहीं पता होता, वॉर्न आउट ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ लोगों की जैसे नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, आइज़ के अराउंड स्किन सेंसिटिव होती है, फट जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ चुभती है, क्रीजेस बन जाती हैं, तो वहाँ पे आप फिर ज़्यादा कर देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने जस्ट सिंपल वो जो कॉटन पैड होते हैं उस पर टोनर लगाना है और उसको जस्ट हल्का सा लगा के 5-7 मिनट्स जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसको रखें एंड देन वॉश कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट नाइट जो है फिर आप रेटिनॉल लगाएं। इस तरीके से क्या होता है कि रेटिनॉल का फंक्शन भी एनहांस हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होती है, स्किन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, बिकॉज एक डेड लेयर उतर जाती है। अगर आप ये देखें ना, एक मिट्टी वाली सरफेस है, उसके ऊपर आप पॉलिश कर दें तो वो चिपक जाएगी, ठीक है, और वो आपकी पॉलिश भी ज़ाया और वो भी मेहनत भी ज़ाया। तो इस तरह क्या होता है, आप एक डेड लेयर उतारते हैं तो आपको रेटिनॉल की इफेक्टिवनेस जल्दी नजर आती है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर हमने लगाया, डॉक्टर हमें कोई खास रिजल्ट रेटिनॉल का नज़र नहीं आया या ट्रेटिनोइन का रिजल्ट नज़र नहीं आया। वो इसीलिए होता है कि वो थोड़ा बेहतर पेनिट्रेशन फिर हो जाती है उसकी। अच्छा, और फिर हम मॉइस्चराइजर फिर एंड देन हम 3rd एंड 4th नाइट मॉइस्चराइजर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अभी मेरी 2 डेज में 2 नाइट्स में स्किन रिपेयर नहीं हुई तो आप 3-4 नाइट्स भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, इस मॉइस्चराइजर को आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी नॉर्मल है, आपका स्किन बैरियर अच्छा है, थिक है, आपको सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप फिर ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। और ये साइकिल बहुत अच्छा है स्किन को बेहतर तौर पे घर पे, जिसे कहते हैं ना आप टोटका बताएंगे, एक सॉर्ट ऑफ टोटका है कि आप कम बजट में आप अपनी स्किन को रिसाइकिल कर सकते हैं। वाओ, अच्छा, इसको कहते हैं स्किन साइकिल, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बता दें कि ड्राई स्किन के लिए जो वेदर शुरू होने वाला है, क्योंकि नवंबर और ये जो दिसंबर है इसमें स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, खुरखुरी, डैमेज, ड्राई। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि वाटर लॉस जब हमारा ज़्यादा होता है और एयर करंट भी ड्राई, यानी कि वेदर ड्राई होता है, तो हमारी स्किन से भी वाटर परस्पायर करता है और स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम बहुत हॉट शॉवर्स करते हैं बहुत देर, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो भी सारी आपकी स्किन के ऑयल जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि शॉवर का टाइम कम करें, टेम्परेचर मॉडरेट हो जिससे आप नहाएं। सर के लिए, खुश्की के लिए भी ये आपके लिए है, क्योंकि सर की स्किन भी उतनी ही ड्राई होती है जितनी देर हॉट वाटर एक्सपोजर रहता है, जाहिर बात है वो आपकी स्किन को ड्राई करता रहता है और हेयर फॉल भी करता है, और फिर हेयर फॉल भी होता है ऑटोमेटिकली। ये सर्दियों में जो लोग गर्म पानी के नीचे खड़े होकर लेते हैं, हाँ, उनको हेयर फॉल इशू और ड्राइनेस के मजीद इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर, और फिर आमतौर पर ये भी कहते हैं कि लास्ट में आप ज़रूर कोशिश करें कि मॉडरेट टेम्परेचर जो वाटर होता है उससे एक दफ़ा बालों को टेम्परेचर थोड़ा कम कर लें। इसी तरह स्किन के लिए भी है, ठीक है, कि जितना आप कम नॉर्मल टेम्परेचर वाटर यूज़ कर सकते हैं वो करें। बहुत ज़्यादा देर हॉट शावर, सोना बात इस तरह से ना लें, ठीक है। नंबर 2, आफ्टर दैट भी ना लें, जाहिर बात वो तो जितने टाइम का होगा, देखो ना, फिर वो जितना कॉन्टैक्ट टाइम्स होता है उतनी स्किन ड्राई होती है, या तो फिर उसके बाद डबल मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। अच्छा, फिर ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है कि फिर आपने कोई भी पेट्रोलियम बेस या थिक मॉइस्चराइजर, ओट मील बेस, सिरामाइड बेस, ये मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाने हैं, सो दैट आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी और आपको डे टाइम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, शायदा की कॉल लेते हैं हम ड्राई स्किन के ऊपर और भी तरीक़ों से बने से आपको पूछना है। तो लाहौर से कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। शायदा बहन, क्या पूछेंगी? आज हमारे पास डॉक्टर मरियम है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका शो रोजाना देखती हूँ डेली बेस पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना है कि मेरे बाल बहुत उतरते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने प्याज का पानी भी लगा के देखा है, एलोवेरा भी, लेकिन बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं मेरे। आपकी उम्र क्या है शायदा बहन? जी, आपकी उम्र क्या है? 38। इतनी तो ये एज नहीं है कि आपके बाल इतने गिर रहे हैं। अच्छा, और आप तेल कौन सा लगाती है, ऑयल कौन सा लगाती है? मैं कोकोनट भी, आलमंड ऑयल भी लगा लेती हूँ, सरसों का भी। अच्छा, तो और खाने पीने की डाइट अच्छी है आपकी? जी, वो थोड़ा सा मुझे मैदे का स्टोमिक मसला है ना। हाँ, स्टोमिक मसला है और सर में खारिश बहुत होती है। हाँ। चेहरे पे भी मुझे बहुत खारिश होती है। ये एक्सपर्ट लाहौर न्यूज़ से भी आए थे, मैंने कॉल की लेकिन मिली नहीं। अब आप सुने,
आपको मरियम बताती है, इस पे आ जाइएगा, फिर ये इलाज करिएगा। इनके सर में खारिश भी बहुत होती है, ठीक है, और इनका हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, और इनको स्टमक अपसेट भी रहता है, इनका स्टमक इश्यूज भी हैं। बताइए। अच्छा, उसमें तो ये है कि सबसे पहले स्टमक को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या उनको एसिडिटी का इशू है, स्टमक अल्सर्स भी होते हैं, क्या ये मिर्चें ज़्यादा खाती हैं, तो मिर्चें कम करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। दही का? हाँ, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक प्रोबायोटिक। है। हाँ, प्रोबायोटिक भी होता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जब वो हेल्थ इम्प्रूव होगी तो साथ साथ बाकी बॉडी भी बेहतर हो जाती है। फिर ये है कि आयरन ज़रूर लें। 38 ईयर्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं, ठीक है। आयरन और विटामिन डी अगर तो उसका टेस्ट करवाएं तो सबसे बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आयरन सप्लीमेंट और विटामिन डी का कैप्सूल जो होता है, इन्हें चाहिए कि वो रेगुलर लें। विटामिन डी का कैप्सूल वीकली ले लें और डेली आयरन लें, ठीक है। तो वो मंथ वाला जो आता है विटामिन डी वाला, वो बेहतर है या वीकली वाला? वीकली वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। वीकली ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डोज मिलती रहती है बॉडी को, जाहिर बात है चाहिए। और आयरन की मल्टीविटामिन, आयरन की आप बिल्कुल डेली मल्टीविटामिन बहुत सारे हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं, बहुत प्राइसी भी नहीं होते। आप उसको डेली खाने के बाद इस्तेमाल करें तो इतना स्टमक को इरिटेट भी नहीं करता, ठीक है। तो आयरन और ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। और फ्रूट्स, आजकल आड़ू का सीज़न अब एंड हो रहा है, लेकिन जितना भी है, और फिर सेब छिलके समेत डेली खाएं, तो आप देखेंगे कि इनकी गट हेल्थ भी बेहतर हो जाती है, और प्लस ये कि हेयर भी बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है। और जो सर का मसला है उसके लिए मैं इनको ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर वही, या कोई भी बहुत ऐसा शैम्पू इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, या जैसे सैलिक एसिड वाले भी आ रहे हैं शैम्पू बहुत तरह तरह के। अब वो जैसे सर में खारिश होती है, वो लाल वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोना? हाँ बिल्कुल, वो कोनास यूज़ कर सकती हैं। मुझे तो बहुत फ़र्क आया था। हाँ। मेरा बड़ा, मैं तो कहती हूँ अभी जिन जिन लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, कोनाज वो जो है ना, 2 शीशियाँ एक बार इस्तेमाल कर लें, बाल हेयर फॉल रुक जाएगा। मेरा रुक गया था, बहुत बेहतर हो जाता है उससे। बिकॉज वही बात है ना कि डैंड्रफ जितना वॉर्न आउट स्किन फटती जाएगी, ड्राई होती जाएगी, उतना फिर हेयर को भी वो डैमेज करेगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। और शायद आप ये सारा टोटका इस्तेमाल करके देखें, ये मेडिकली अप्रूव्ड है, ठीक है मेरी जान। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, डॉक्टर मरियम मंसूर हमारे साथ मौजूद है। हम लोग ड्राई स्किन के ऊपर बात कर रहे थे। ये जो प्रोफाइलो वगैरह होता है, जैसे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग प्रोफाइलो करवा लेते हैं, उससे ग्लो और ये इंस्टेंट सब कुछ है ना, तो ये रियली इट वर्क्स या बस कहने वाली बातें होती हैं? नहीं, प्रोफाइलो इज़ अ स्किन बूस्टर, और ये बहुत अच्छा स्किन बूस्टर है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि जो हम जिसको हम लेके रो रहे होते हैं या कह रहे होते हैं हमारा हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो गया या एजिंग हो गई जिसकी वजह से, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट होता है आपके स्किन में। हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं पूरे चेहरे पे। 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं, 4 to 5 पॉइंट सेम फेस पे इधर होते हैं, 5 इधर होते हैं। हम उनको फेस पे इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से खुद ही स्प्रेड होता है। वाह। और इनको स्किन बूस्टर, बेसिकली स्किन बूस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये अभी विंटर्स टाइम पे करा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव हैं आपकी स्किन अंदर से। जो लोग कहते हैं ना कि हम ऊपर से लगा लें वो थोड़ी देर ठीक रहती है, अंदर वाले रिंकल फिर निकल आता है, तो उसके लिए फिर स्किन बूस्टर हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। इसमें अब कोलेजन बेस्ड बूस्टर्स भी आ रहे हैं जो और ज्यादा स्किन को टाइट एंड जो है शाइनी करते हैं। वाले तो नहीं होते? नहीं, ये फिलर्स बोटॉक्स नहीं होते, इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। दे आर लाइक जस्ट कि आपने रेडीमेड मील दे दिया किसी को कि वो फौरी तौर पे अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। तो ये हम जब स्किन में डालते हैं तो ये विद इन अ वीक और 2 वीक्स अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं और आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी हो जाती है, प्लम्प भी होती है और लगता है कि आपने कुछ करवाया भी नहीं है। वाह। और ये एक्सोसोम्स वगैरह जो आ गए हैं, ये भी कोई ड्राई स्किन के लिए काम करते हैं? जैसे बहुत अच्छे हैं। एक्सोसोम्स बेसिकली क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। इसमें मल्टी बिलियंस जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये 5 बिलियन में भी हैं, 25 में भी हैं, 2 में भी हैं, 10 में भी हैं, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी के लिए कि जो जिस रेंज का करवा सकता है वो करवा ले, ठीक है। ये बहुत स्किन की बैरियर को रिपेयर करते हैं, ड्राइनेस को। इवन एक्नी में मैंने कुछ पेशेंट्स किए हैं, उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक्नी स्कारिंग पे बहुत काम करते हैं, स्किन की सारे बेसिक इश्यूज को डील करते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा टोटका, नुस्खा, कोई मेडिसिन, कोई ऐसी टेक्निक आप बताना चाहें फॉर ड्राई स्किन फॉर द विंटर्स? अच्छा, जैसे आप मुझे अक्सर कहती है कोई टोटका बताएं, तो मैं आपको साइंटिफिकली मेडिकली एक टोटका बताती हूँ। एक होती है लिक्विड पैराफिन, ठीक है। ये आप किसी भी डिस्पेंसिंग फार्मेसीज जो हैं वो जहाँ पे आपको मेडिसिन मिक्स करके देते हैं, खुद से बना पैराफिन। लिक्विड पैराफिन 50% प्लस 50% वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। अच्छा। तो ये दोनों आपने वहाँ से उनसे मिक्स करवा लेनी है और वो आपको उसको एक जार में बना देंगे, ठीक है। और आप उसको लें और वो जार आप जितना, यानी कि सब घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सस्ता मॉइस्चराइज़र है। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, आपने जब टॉवल ड्राई किया फेस को या जहाँ पे भी आप जिस एरिया पे भी लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट स्किन होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने इसे जस्ट पीस साइज अमाउंट जितनी कवर कर ले स्किन के एरिया को, आपने वो कवर कर लेनी है एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमें एलैबोरेट किया। हम एक ब्रेक के बाद मिलेंगे और थैंक यू अगेन। थैंक यू।
सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो थोड़ा सा पुराने दौर के बारे में आपको याद दिलाएंगे, न्यूज़ कास्टिंग के बारे में, कमेंट्री के बारे में, चीज़ें पहले के दौर में जिस तरह से की जाती थी, लोग देखते थे। पीटीवी के दौर में जैसे कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ख़बरें पढ़ी जाती थी, बड़े प्यारे, मासूम, स्टाइलिश, एलिगेंट लहजे होते थे, बड़े डिफरेंट लहजे में बात की जाती थी जो कि सुनने में अच्छी लगती थी, और उसमें आपको न्यूज़ बताई जाती थी। उसमें उस वक्त ना हंगामा राई नहीं होती थी, भैंग भैंग डैंग डैंग, ये हो गया टांग टड़ोंग, नॉट समथिंग लाइक दैट। आवाम को डराया नहीं जाता था, धमकाया नहीं जाता था, अवेयरनेस दी जाती थी, बताया जाता था कि ये हो गया, यूँ हो गया, ये होने वाला है, या समथिंग लाइक दैट, मगर आपको झंझोड़ा नहीं जा रहा होता था। असल में वो जो सोफिस्टिकेशन थी ना, वो हमने कहीं ना कहीं रास्ते में गवा दी है कहीं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हसन जलील साहब से, जो कि आपको बताएंगे, अपना एक दौर याद कराएंगे और उस और आज के दौर का फ़र्क भी बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके इंट्रो की तारीफ़ करना चाहूँगा, आपने तो पूरी दास्तानी सुना दी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कोई इतने मासूम तरीके से बोलती नहीं, अब मैं बोलने लगी हूँ, ये मेरा असल लहजा है। मगर वो कहते हैं ना, आप अपना एक लहजा भी कभी कभी ना पकड़ लें तो फिर आप थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। मैं आवाम के साथ बड़ा नेचुरल हो गई, मगर खैर ये नेचुरल पना, ये इसको हटा के मैं आपके टाइम की बात करना चाहूँगी कि आप लोग वो लोग थे जिन लोगों को पॉलिश किया गया था, सिखाया गया था। जी ठीक है, अदब, तहजीब, कल्चर, आपके अंदर एक एलिगेंसी, ये सारी चीज़ों को एक मर्ज किया गया था, ये डाला गया था। सोबर पर्सनालिटीज़ के साथ आप लोग इस तरह से बोलते होते थे, एलिगेंट होते थे। तो आज के दौर में वो चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। आज भी अगर पुरानी कोई दौर की ऐसे कोई न्यूज़ हेडलाइन या कहीं सोशल मीडिया पे रोल हो जाए, स्क्रॉल हो जाए, वी लव टू हियर दैट। तो क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है जिस तरह के आपने बताया, और मैं एक छोटा सा इंस्टेंस कोट करना चाहूँगा जिससे आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि उस ज़माने का माहौल क्या था और हमारी ट्रेनिंग किस तरह हुई थी, और जो स्कूल ऑफ थॉट था वो हमारा क्या था। जी। कि मैं रेडियो पर काम करता था, तो उस ज़माने में स्पेसिफाई कर दिया जाता था कि आप सिर्फ अनाउंसर हैं तो आप अनाउंसर ही रहेंगे, आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं तो आप ड्रामा आर्टिस्ट ही रहेंगे। तो एक डिस्कशन थी बड़ी इम्पॉर्टेंट, तो हमारे जो सीनियर जो मॉडरेटर थे वो नहीं आए, तो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि भाई आप इसको कंडक्ट करें। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, लेकिन सिर्फ 3-4 पॉइंट जहन में रखना। एक तो डिस्कशन में मेहमान अहमियत रखते हैं, आप नहीं, पहली बात है। आपको ओवरलैप नहीं करना चाहिए अपने मेहमानों को, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ना, उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना और उनकी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी। और आखिर में आपने कंक्लूड करना है कि आपके डिस्कशन का क्या नतीजा बरामद हुआ। अब आप देखिए, आजकल तो आप बोलने नहीं देता एंकर जो है वो। क्या बात है, कितने मोटे मोटे पॉइंट आपने बताए। और मुझे जब आपने बड़ा सॉफ्टली शुरू किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैंने कहा चलें कोई तो लहजा ऐसा सुनने को मिला। नहीं, मतलब मैं आपके अदब में, मैं वैसे लखनऊ से हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा लहजे का, मुझे क्योंकि उर्दू स्पीकिंग हूँ मैं प्रॉपर, तो आपको तो आदाब करना चाहिए था। आदाब हम मोस्टली आदाब ना जब हमें ईद पे मिलती है, अब वो रह गया, ईदी लेने के बाद आदाब करते हैं, बाकी तो ख़त्म हो गया। मुझे बताइएगा, आपने अपनी कॉमेंट्री का जो आगाज़ था वो कब शुरू किया, किस एज से, और न्यूज़ कास्टिंग का आगाज़ कब, किस एज से शुरू किया? मैंने कॉमेंट्री का आगाज़ तो किया 78 से, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, और बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे रावलपिंडी के 3 डे मैच में मौका मिला, और मुझे ये मना कर दिया गया था कि आपको वनडे या टेस्ट मैचों में अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है, कि यू आर टू यंग। और अब्दुल हफीज़ कारदार साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। उस वक्त आप स्ट्रगलिंग टाइम पे थे? जी। तो मैंने जनरल मुजीबुर रहमान साहब को डायरेक्टली फ़ोन किया 17 से नंबर लेके, और उनसे लोग कांपते थे। और मैंने 3 मिनट में अपनी सारी दास्तानों ने सुना के ये रिक्वेस्ट की कि आप कल मेरी कमेंट्री सुनिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं ये फील्ड छोड़ दूँगा। उसका नतीजा ये निकला कि जी अगले दिन जब वो तशरीफ़ लाए ग्राउंड पर, तो मुझे बुलाकर वहाँ मुस्लिउद्दीन साहब खड़े हुए थे, एक तरफ डायरेक्टर स्पोर्ट्स, एक तरफ काजी सईद साहब जो डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान,
हाँ। और मुझे ये खुशखबरी सुनाई गई जनरल साहब ने अपने हाथ मिलाने के बाद कि भाई आगे टेस्ट मैच में तो हमारे सीनियर कमेंटेटर्स हैं, हमारी कमिटमेंट्स हैं, हाँ। लेकिन आगे जो 2 वनडे आ रहे हैं तो आप रेडियो टीवी दोनों पे कमेंट्री कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद तो मैंने 350 मैचेस किए थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाह वाह, चल सो चल। जी। अच्छा, आपका एक बड़ा फेमस मैच भी था 1999 में, जो शारजा कप में जावेद मियांदाद जो थे जिन्होंने छक्का मारा था, तारीखी जी। छक्का था, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? वो कमेंट्री कैसी थी? वो क्या जज्बे थे? वो तो कमेंट्री आपको मैं बताऊँ, उसका आलम यह है कि आज भी मैं जहाँ जाता हूँ लोगों की ये फरमाइश होती है कि जी वो कमेंट्री सुनाएं। हाँ। इसलिए कि वो पाकिस्तान उससे पहले इंडिया से मैच हारता आ रहा था, और वो बड़ी एक्साइटमेंट के बाद पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां आखिरी गेंद पे पाकिस्तान को 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और जावेद मियांदाद ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन नॉक खेली, तारीखी। और तमाम निगाहें उस जानिब थीं, और ख़्याल ये था कि अगर चौका नहीं लगा तो पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए क्या एक्साइटमेंट होगा। और लकीली मैं उस मैच को कवर कर रहा था, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने बड़े मैच को कवर करने का मौका मिला, और लोगों के जहनों में वो आज भी महफूज है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो मानेंगे? जी ये ज़रूर। जो इंडिया ने अभी जो इश्यूज क्रिएट किए, आपको पता है, ट्रॉफी लेने से इनकार भी कर दिया। अगर हम सब आपके फ़ैन एज होने के नाते अगर हम आपसे ये कहें, पूछें आपसे और रिक्वेस्ट करें कि अगर आपको ये अभी कमेंट्री करनी पड़ती तो आप किस तरह से करते? अगर आप थोड़ी सी अगर करके दिखा देंगे तो हम लोगों को बड़ा ऑनर भी फील होगा, और हमारे वो जो एक आर्काइव है ना वो भी याद हो जाएगी। आप कभी क्रिकेट खेली हैं? आई यूज्ड टू प्ले, या इसी तो आपने तो गुगली फेंक दी सीधी सीधी जो मेरे लिए खेलना खासा मुश्किल है। नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कुछ हुआ, इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसमें तो मैं उसको मतलब बजाय आपको डिस्क्रिप्शन देने के, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो आखिरी लम्हात थे, हाँ। जिसमें मोहसिन नकवी साहब स्टेज पर खड़े रहे, हाँ। और इंडिया की टीम नहीं आई, हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उधर जो माहौल था थोड़ा सा छोटी सी 2-3 मिनट की मैं। प्लीज़, जी हाँ। यस। भारत ने बिलाखिर मैच जीत लिया, लेकिन एक बड़ी हैरतनाक बात प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में देखने को मिल रही है। मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, स्टेज पर मौजूद हैं, उनके साथ दूसरे ओहदेदार खड़े हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है भारतीय टीम का कि वो आएँ और अपने इनामात लें, लेकिन मेरा ख्याल है हमेशा की तरह रिवायत के मुताबिक और तंग नज़री का मुजाहरा करते हुए भारत ने ये फ़ैसला किया है कि वो ट्रॉफ़ी मोहसिन नकवी साहब के हाथ से नहीं लेंगे। लिहाजा तमाम इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो खासी दूर जाकर खड़े हो गए हैं एक ग्रुप की शक्ल में, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो लाइन बनाकर बाएं जाने खड़े हुए हैं स्टेज के, और अब इशारा किया गया कि वो आकर अपने अपने प्राइजेज़ वसूल करें। खिलाड़ियों ने आना शुरू किया। सबसे पहले सलमान अली आगा टीम के कप्तान आए। पाकिस्तान की टीम हार गई, लेकिन मैं समझता हूँ जो बिहेवियर वाइज अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की टीम जंग की तरह इस मैदान में भी फातेह बनकर सामने आई है, और मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा किया है कि वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। ट्रॉफ़ी को मैदान से बाहर ले जाया गया है, लिहाजा अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत को वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत ने क्रिकेट जैसे खूबसूरत खेल को, जो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है, उसे भी सियासत में मुलव्वस कर दिया है, और भारत ने यहाँ भी अपनी तंग नज़री का मुजाहरा करते हुए, अपनी रिवायत का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा फिर क्रिकेट को लेट डाउन किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना एजाज़ वसूल कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी हार ज़रूर गए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान के खिलाड़ी दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। वाह, सीरियसली आप खड़ा होना बनता है। अरे सो गुड, सो गुड, सो गुड, Thank you. सो गुड, सो बहुत गुड, शुक्रिया। सो ऑनर्ड आप हमारे पास आए। देखे कि आपने हमारे साथ ये शेयर किया। मैं कुछ और भी पूछना चाहूँगी कि न्यूज़ कास्टिंग की तरफ अगर मैं बात करूँ, जो पुराना जो PTV का जो दौर है, अगर हम थोड़ा सा और भी आपसे कुछ ऐसे वाक़यात जो आपको लगता है कि आपने कभी शेयर नहीं किए, कोई यादें, कोई ऐसी सिचुएशंस जो किस तरह से न्यूज़ कास्टिंग की जाती थी उस टाइम पे, वो आज के न्यूज़ कास्टर जो हैं, अगर आपको लगता है कि जो गलतियाँ करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, जो अदब या एक रिस्पेक्ट के दामन से हट के जो या तलफ़ुज़ में गलतियाँ करते हैं, कुछ ऐसी बात आपको लगता है कि ये जो इनका बाहर और बाहर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मैं क्योंकि ख़ुद भी ऐसे बैठ के जब न्यूज़ सुन रही होती हूँ तो मैं लोगों की चीज़ों को देखती हूँ। अच्छा, और दूसरा जो एक, अगर आप 2 न्यूज़ कास्टर्स बैठे हुए तो जो मैं एक बहुत अहम सी मिस्टेक देखती हूँ कि मतलब उनकी बॉडी में ना एक टर्निंग पॉइंट ये नहीं है,
या आप स्ट्रेट भी बैठे हैं तो टर्निंग पॉइंट आपका ये है ना। अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो ये, अच्छा आप ये क्या कहेंगे सुनते हैं तो एक ये भी चीज़ मैं ये, तो अब आप तो इतने सीनियर हैं, आप क्या नोट करते हैं तलफ़ुज़ में, बॉडी लैंग्वेज में और उनके एलिगेंट स्टाइल में? आपने बड़ी अच्छी बातें पॉइंट आउट की। देखिए बात यह है कि ख़बरें जो हैं वो एक बड़ी सोबर चीज़ है। आपने कम्युनिकेट करना होता है जो कुछ दुनिया में हो रहा है, उसमें आपके जज्बात का कोई दखल नहीं होता, आपके एक्सप्रेशंस का कोई दखल नहीं होता। तो हमें जो बताया गया था वो ये था कि आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, आवाज़ आपकी क्लियर होना चाहिए, रवानी होनी चाहिए, आप अटके ना। ये तमाम काम हमें बताए गए थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। मसलन मेरा अपना, मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, मैंने 18 साल ख़बरें पढ़ी और मैं हमेशा तकरीबन कोई 1 घंटे पहले पहुंचता था न्यूज़ रूम में। मैं जब उस ज़माने में हाथ से लिखी जाती थी, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, तो हम वो लिखी हुई ख़बरों पे निशान लगाया करते थे, कौन सा तलफ़ुज़ हमें मालूम नहीं है, और हम फिर उसको चेक किया करते थे। नामों को मैं चेक किया करता था, उसके बाद उसकी हम रिहर्सल करते थे, और रिहर्सल करने के बाद हमारी कोशिश ये होती थी कि हम आई कांटेक्ट भी रखें, लेकिन अपना जो पोस्चर है वो बहुत सोबर रखें। तो उसके रिज़ल्ट ये होते थे कि देखने वाले पे उन ख़बरों का असर होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, आप तो बहुत छोटी होंगी, कि ख़बरों से पहले लोग खाना खा लिया करते थे कि ये ख़बरें देख ली हैं, ये ख़बरनामा आने वाला है भाई, खाना लगा दो। जी हाँ, तो उसकी वजह यही थी ना। अब देखिए ना, अब तो ये होता है कि लोग सरसरी देखते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, एक ही खबरें और प्राइम टाइम ड्रामा, ये 2 स्लॉट बहुत बेस्ट है। असल में अब जो नई नस्ल है, मैं समझता हूँ कि वो मेहनत नहीं करती, और दूसरे हमें रीडिंग का जो वो है शौक़, वो ख़त्म हो गया है। मैं कोई तो आप यानी लोग जो रीडिंग करते थे वो क्या आईने के सामने पढ़ते थे किताब को, आईने के सामने तलफ़ुज़ या आईने में देख के बात करते थे? ऐसा क्या करते थे आप लोग? कोई एक ऐसी कोई ट्रिक टेक्निक भी ज़रूर बताएं आजकल के न्यूज़ कास्टर्स को। मैं सबसे पहले एक चीज़ हमेशा आजकल कहा करता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, कि आप जितना मुतालिया करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, वोकैबुलरी में आपकी इजाफा होगा, आपके पास अल्फाज का वो ज़ख़ीरा होगा। देखिए, मैंने कोई इसी को एग्जैजरेशन ना समझिएगा, ना ही सेल्फ प्रेज़, मैंने 20 से 25 हज़ार उर्दू लिटरेचर की किताबें पढ़ी हैं। जी हाँ, 20 से 25 हज़ार। कोई ऐसा राइटर नहीं है बड़ा जिसकी मैंने किताबें ना पढ़ी हों। उसके अलावा हिस्ट्री की मैंने तारीख़ इब्न खलदून, तारीख़ फ़रिश्ता, तारीख़ तिबरी, तारीख़ इस्लाम, वो 1-1 हज़ार पेजेस की किताबें हैं, वो मैंने पढ़ी हैं। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मसलन अगर आप मुझे इस वक्त ये कहें ना कि जी ये स्टूडियो है, आपने कोई बाहर की बात नहीं करनी, आपने इस स्टूडियो पे बोलना है, तो मैं इस स्टूडियो पे 1.5 घंटे बोल सकता हूँ विदाउट एग्जैजरेशन। वजह क्या है कि मुझे अल्फाज तलाश करनी नहीं पड़ते। मैं एक जुमला कहता हूँ कि अल्फाज मेरे सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। वाह, वेरी नाइस। तो मैं नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूँगा कि आप किताबें पढ़ें, और उसमें किताबों में भी आप ये पढ़ें कि जो मुश्किल लफ्ज़ आपको नज़र आता है आप दूसरे से पूछें, अपने बुज़ुर्गों से या किसी पढ़े लिखे आदमी से, कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसकी अदायगी कैसे होनी चाहिए। जब भी आप, और ये आपके बड़ा काम आता है, ये न सिर्फ ये कि सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। क्या बात कि है। आप किस तरह बोल रहे हैं। वो पढ़ने की बात की तो उसी को एक आगे मैं एक छोटा सा ऐड करूंगी। मैं बांग्लादेश में रहती थी ना, अच्छा। तो मैं बंगाली बोलती थी, हमें वो खाने था कि नवा पुड़ी नवा पड़ी नवा खाली, तो हमें बांग्ला बोलते पढ़ी लिखते पढ़ी। मैं जब पाकिस्तान आई ना तो उर्दू मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अच्छा। क्योंकि मैंने तो स्कूलिंग वहाँ की। तो मुझे फिर अम्मी ने कहा कि जो तुम पढ़ती हो ना, जो उर्दू की किताबें पढ़ रही हो, कि तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक हो जाए सब कुछ, तो ये पढ़ने दिल में पढ़ोगे तो तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा। इसको इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ो कि तुम्हारा जो दूसरा कान है ना उसको सुनाई दे क्लियर, तो उससे ये होगा कि तुम बोलोगे तो तुम्हारा तलफ़ुज़, और जो तुम सुनोगे उससे तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो मैं ठीक हुई हूँ। आपकी अम्मी ने तो वो बात की जो प्रोफेशनल्स करते हैं। अच्छा। मैं, मुझसे कोई अगर पूछता है ना कि जी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, या मेरा तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, या मुझ में फ़्लो नहीं है, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप किसी भी बड़े अखबार का, उर्दू अखबार का एडिटोरियल ले लें और कमरे में बैठ जाएं बंद करके, और ऊंची आवाज़ में पढ़ें आप। वाह, उससे आपकी आवाज़ भी क्लियर होगी, और दूसरे आपकी आवाज़ में वज़न भी पैदा होगा, आपके अल्फाज भी अलग अलग निकलेंगे और क्लियर होंगे। तो वही आपकी अम्मी ने बात की और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है।
अच्छा, ज़िया मुहिउद्दीन साहब जो हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई क्या आपकी? कहने, बहुत कभी कुछ उनसे लर्न करने का मौका, कोई आपस में कुछ शेयर करने का मौका बहुत मिला? ज़्यादा, क्योंकि ज़िया मुहिउद्दीन साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा। और जिस ज़माने में वो लंदन में हुआ करते थे, हाँ। तो मैं चूँकि उस ज़माने में तकरीबन मैं हर टूर पर ही जाया करता था, अच्छा। तो बड़े फ्रीक्वेंट विजिट्स होते थे। हाँ। और उनके ये रिवायत थी कि वो हमेशा अपने चंद दोस्तों के साथ हम कमेंटेटर्स को खाने पे बुलवाया करते थे, वाह। तो उनसे बड़ी गपशप रहती थी। हाँ। लेकिन जनाब वो ख़जाना थे इल्म का, अरे वाह। आप यकीन माने, बेशक। हाँ। जो नॉलेज मैंने उनके पास देखी, हाँ। और जिस अंदाज से वो शायरी बयान किया करते थे, वाह। और जिस अंदाज से वो उर्दू अदब को दोहराया करते थे अपनी आवाज़ में, हाँ। उसका कोई मैच नहीं है। वाह। अच्छा, एक और चीज़, आजकल के जो न्यूज़ में डराया धमकाया जाता है, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि जो न्यूज़ कास्टर होता है उसका ये जो फीलिंग्स है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जी हाँ, उसने बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ बयान करना है और बड़े प्रेजेंटिंग पर्सनालिटी एक उसके एक्ट में होके। तो अब यहाँ पे जो हम एक न्यूज़ सुनते हैं जिसमें धम धम डैन डैन, वो स्टार प्लस के ड्रामों वाला बैंग बैंग भी एक आ तो रहा उसने है। बड़ा बेड़ा रख किया है। हाँ, तो ये जो हम न्यूज़ में भी धड़क 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 म्यूज़िक भी हमने ऐसा रख दिया, आपको पता है पीछे। खौफनाक। पहले तो इस तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होते थे, वो एक बार जब खबरें शुरू होती थी तो उस टाइम पे वो खबर की एक म्यूज़िक आता होता था। अब तो और वो गोल दुनिया बनती जी होती हाँ, थी, याद है ना? बिल्कुल। तो अब ये वाली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं इससे तो सिर्फ हमें डराया जा रहा है। अब कोई सामने वाला हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर, उसको कोई शूट कर सकता है, कोई कोई किस सिचुएशन में है, या कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं फैमिली के साथ बैठ के टीवी, तो अब वो तो हम न्यूज़ देख ही नहीं रहे जिसमें छोटे बच्चे, बड़े, जवान, सब लोग इसके लिए क्या कहेंगे आप? एक और बड़ा गलत ट्रेंड जो है, और आप एग्री करेंगे इस बात से, कि जो रिपीट करते हैं ना, एक खबर है उसको बार बार कोई 10 दफ़ा आप रिपीट करेंगे। हाँ, डैन 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 डैन, हम आपको बताते चले, हाँ। अच्छा, हमारे ये साथ रहिएगा। दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा ये। नहीं, इनके साथ रहिएगा ये क्या, एक तो पता नहीं। हमारे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, भाई नहीं तो उसका जवाब होना चाहिए, कोई आवाज़ आया आप साथ रखना ही नहीं चाहते। हाँ। इतनी खौफनाक तरीके से आप खबरें बता रहे हैं। स्लोगन इसी तरह का कुछ ना कुछ अजीब, और ये मुझे बड़े वल्गर स्लोगन लगते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की बैठ के न्यूज़ कास्टर, अब वो चैनल ने स्लोगन बना लिया, हमारे साथ रहिएगा, अब लड़की बोली मेरे साथ रहिएगा। That नहीं, is ये तो not देखिए जी, nice. I don't like ये it. ये हमारे ट्रेंड न्यूज़ सेट का करना पैटर्न पड़ेगा नहीं है। आपको, ये ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। हाँ। और मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेलीविज़न चैनल के जो ओनर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचनी चाहिए। उसमें ये भी है कि कौम को आप सही रास्ते पर लाने के लिए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, कल्चर्ड बनाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आप ये सारी ट्रेनिंग दें, ये बातें जो हम कर रहे हैं इदारे उन तक भी पहुंच रही होंगी, उनको बताया जाए कि भाई देखिए ये कल्चर है, ये ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको आप उसी तरह रहने दें। तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें वापस आ सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके साथ मुलाकात का ये जो टाइम था, मुझे लगता है ये गुफ्तगू का मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। एक तो और बाज़ौक़ पर्सनालिटी से मुलाकात है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी और एक आइकॉनिक पर्सनालिटी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ए प्लेजर। टीवी पे तो आपको देखते थे, आज मुलाकात भी हो गई, तो लेकिन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। अल्लाह में बहुत खुश रखे, और जब जब आपका गुजर हो, आप एक मैसेज करना है, कोई अगर कौम को मैसेज देना हो, कुछ सिखाना हो, कुछ समझाना हो, तो दिस इज़ योर शो, योर प्लेटफॉर्म, प्लीज़ आइएगा ज़रूर, खुद आइएगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर जब कोई आपने मैसेज देना हो कोई बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक द शो, टेक केयर।